हम कोई सेइंग किसी भी बंदे की, जैसे आप एजुकेशन पे ऐसे लिख रहे हैं तो एजुकेशन पे सर सैयद अहमद खान की कोई कोटेशन दे दी तो ये उसका प्रूफ हो जाएगा। आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देते हैं, ये आपका प्रूफ हो सकता है। मसलन आप कह सकते हैं कि अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन, वहां पे लिटरेसी रेट 100% है, और पाकिस्तान जो है अंडर डेवलप्ड है तो वहां पे लिटरेसी रेट कम है। आपने दोनों को कंपेयर कर लिया तो ये क्या हो जाता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाते हैं। सर इसकी मेन बॉडी में जो स्टूडेंट अक्सर इस तरह भी करते हैं ना कि वो ग्राफ सेट कर देते हैं मेन बॉडी में, ऐसे ही जैसे अमेरिका और पाकिस्तान की दोनों की इकोनॉमी या कोई भी नहीं, ऐसे जो इंग्लिश ऐसे है ना, दैट इज अ लिटरेरी पार्ट। इंग्लिश ऐसे के अंदर कोई तस्वीर, कोई फ्लो चार्ट, किसी किस्म का कोई मैप नहीं ड्रा कर सकते आप इंग्लिश ऐसे में। बाकी पेपरों में मैं रिकमेंड करता हूं कि लाजमी ड्रा करें, इसके अंदर आपने ड्रा नहीं करना। फैक्ट्स एंड फिगर्स, लॉजिक, बाज़ लॉजिक होती है। मसलन हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, इस टॉपिक पे ऐसे आ गया, आप लिखना चाह रहे हैं कि जी मैं लॉजिक देना चाह रहा हूं इस पे। अब जब आप इसकी लॉजिक देना स्टार्ट करोगे इंग्लिश ऐसे की, तो जो आप इसका प्रूफ लिख रहे होंगे, लॉजिक लिख रहे होंगे, तो उस लॉजिक के अंदर आप लोग बताओगे जब इंसान भूखा होता है तो ये उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके लिए वो क्या करता है, कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। जब उसे कुछ हासिल नहीं होता तो फिर उसके लिए वो लोगों से छीनता है, जब वो छीनता है तो वहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसकी वजह से नाराजगी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये निशानी है एक एंग्री मैन की। तो ये आपने लॉजिक दे दी यहाँ पे। तो लॉजिक क्या होता है कि आप किसी भी बात को एक लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन कर दो तो ये भी प्रूफ हो सकता है। तो किसी सेइंग के थ्रू प्रूफ आप ला सकते हैं, किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू, किसी लॉजिक के थ्रू, या आप इसको ला सकते हो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू। या आप इसको ला सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये जो आपने 4 से 6 लाइनें बनानी है, इसके अंदर आप इनमें से कोई एक चीज भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक से ज्यादा चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब हम इंग्लिश ऐसे का बॉडी पैराग्राफ लिखने लगते हैं तो सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद इलेबोरेशन लिखते हैं उसकी, फिर हम उसका प्रूफ देते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं। अब मेरे साथ आए, मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ की खासियतें क्या हैं, किन किन क्या क्या चीजें हों तो हम इसे बॉडी पैराग्राफ कह सकते हैं। नंबर 1, उसके अंदर यूनिटी ऑफ आइडिया होती है। एक पैराग्राफ के अंदर आप एक आइडिया पे बात कर सकते हैं, आप 2 आइडियाज पे बात नहीं कर सकते। एक पैराग्राफ में आप एक आइडिया पे बात कर सकते हैं। नंबर 2, उसके अंदर कोहेरेंस होती है। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है, जब आप एक जुमला लिख रहे होते हैं तो अगले जुमले के साथ उसकी नेचुरल किस्म की एक जुड़ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो जुमला है वो एक आपने मशरिक का लिखा हो या मगरिब का लिखा हो, उसमें बाकायदा एक क्या होती है, आपकी कोहेरेंस होती है। यानी आप जैसे ये सीढ़ी है ना, तो सीढ़ियों के ऊपर जब आप चढ़ने लगते हैं तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट इस पे चढ़ते हैं फिर वापस इस पे आते हैं, बल्कि आप पहले स्टेप पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे जाते हैं। तो इसके अंदर कोहेरेंस होती है। टॉपिक सेंटेंस से आप इलेबोरेशन पे जा रहे होते हो, इलेबोरेशन से प्रूफ पे जा रहे होते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स आप इंग्लिश में सर्च करेंगे, अगर आपने एक जैसी बात करनी हो तो आप कहते हैं सिमिलरली, लाइकवाइज, इन एडिशन टू इट, इस तरह से। और अगर आपने किसी बात से डिसएग्री करना हो आप कहते हो बट, हाउएवर, ऑन कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे होते हो। तो ये किस लिए होते हैं, कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए। एक पूरा लेक्चर हमारा कोहेरेंस के ऊपर होगा कि कैसे हम अपनी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस ला सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, इसके 80 to 120 वर्ड्स होते हैं एक पैराग्राफ के। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो एक पैराग्राफ तो हमने 200 वर्ड्स का लिखा होता है और दूसरा हमने 40 वर्ड्स का लिखा होता है, ऐसे नहीं होता। आपने 80 to 120 वर्ड्स जो है उनका ही हर पैराग्राफ लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है तो ये होगा 8 से 12 अल्फाज। ये 2 से 3 सेंटेंसेस हैं तो ये होंगे हमारे 16 से 24 अल्फाज। ये 4-5 है तो 5 का आप कर लें, 8-5 मैक्सिमम 35 से 40 अल्फाज। और ये फिर 8 से 12 अल्फाज, इनको जमा करें तो ये आपका तकरीबन 100 बनता है।
तो 100 वर्ड्स का जो पैराग्राफ होता है CSS PMS के एसे में, ये एक आइडियल पैराग्राफ होता है, ये एक आइडियल पैराग्राफ होता है। अब इसको मैं आपको एक लिखवा देता हूं, बोल देता हूं। बोलने में बाज़ बार इंसान से ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसको आपने इग्नोर करना है, लेकिन आपको मैं एक पैराग्राफ लिखवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक हमारे पास आ गया है कि सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस पे लिखने जा रहे हो, अब सिटी लाइफ विलेज लाइफ से बेटर हो सकती है एजुकेशन की वजह से, हेल्थ की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की वजह से, प्राइवेसी की वजह से, और ब्ला ब्ला कितनी चीजें आप लिख सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ बिकॉज द पीपल इन सिटीज रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स। हम प्राइवेसी पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपका टॉपिक सेंटेंस क्या बनेगा? आप इसमें से सिटी लाइफ उठाओगे, कीवर्ड्स विलेज लाइफ उठाओगे, बेटर उठाओगे, और इन 3 लफ्जों के साथ आप चौथा जो अपना यूनिटी ऑफ आइडिया, यानी कि जिस आइडिया पे आपने पैराग्राफ लिखना है वो उठाओगे। मसलन प्राइवेसी, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी की वजह से जो शहरी जिंदगी है वो देहाती जिंदगी से बेहतर है। अब आपने ये 4 लफ्ज उठाए और आपका ये मानना है कि सिटी लाइफ बेटर है किससे? विलेज लाइफ से। तो आप इसका जुमला बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे? आप लिख सकते हैं कि द पीपल ऑफ सिटीज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी of their fellow beings, for their fellows, which is ये कह लें respect for their fellows, the village life lacks this attribute। अब देखो ये कितने लफ्ज हैं? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 वर्ड्स में मैंने अपना टॉपिक सेंटेंस बनाया है। 2 जुमले मैंने इसलिए किए कि अगर मैं इसको 2 जुमले नहीं करता तो ये जुमला लंबा हो जाता, और बाज़ का जुमले को जब हम लंबा लिखते हैं तो वो वेग हो जाता। अब जब मैंने ये 2 जुमलों में लिख लिया, ये हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस। ये हमारा क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस हो गया। ये हमारा इस जगह पे आ जाएगा टॉपिक सेंटेंस। ठीक है जी। अब इसी बात को इलेबोरेट करना है, इसी बात को इलेबोरेट करना है। आप इसको कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं? आप कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स वांट देयर पर्सनल टाइम टू बी स्पेंट इन प्राइवेसी। एवरीवन लाइक्स टू पास या टू स्पेंड हिज टाइम इन द प्राइवेसी, या इस तरह से कोई और प्राइवेसी के लिए सिनोनिम देख ले। और 2 या 3 जुमलों के अंदर आपने इसको इलेबोरेट कर लिया कि प्राइवेसी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस बताएंगे आप इसमें। फिर आप बताएंगे कि इन विलेजेस, इवन इन विलेजेस इट इज अ कॉमन फिनोमिनन टू आस्क अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द गेस्ट दैट कम्स टू योर हाउस। A single person visiting to a single house in village is known to all the villagers. And though, अच्छा अब इसमें आप रिबटल भी दे सकते हैं, though this information can be helpful in some regards when it comes to some मुश्किल आपके लिए कोई वर्ड यूज कर लें, तो फिर उसके बाद जब आप इसको इस तरह से एक जुमला लिख लेंगे, yet usually in our normal life privacy has its importance. It is a common practice that villages lack this phenomenon. और एंड पे लिख लेंगे इसी जुमले को रिफ्रेज करके यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन में
So it can be said that the privacy being an important attribute of human nature, या privacy being an important requirement for humans, is being respected in cities, while villagers are unaware of the importance of privacy. अब आप इसके ऊपर आपने एक लिख लिया. अब जितनी बातें मैंने यहाँ पे की हैं, इन बातों के अंदर कोई बात ऐसी नहीं थी जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दरकार हो. तो इंग्लिश ऐसे लिखते वक्त हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए क्रेविंग करते हैं. एक्चुअली इंग्लिश ऐसे के लिए इंफॉर्मेशन की क्रेविंग दरकार ही नहीं है. इंग्लिश ऐसे के लिए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं. इस तरह की अगर आपने पीएमएस एसे के अंदर कोई 8 से 12 लिख लिए हैं जो कि 100 से 120 वर्ड्स का है, तो मेरा ख्याल है कि आपका ऐसे फेल नहीं होगा. तो ये 4 चीजें इनका ख्याल करके, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता, लिखते लिखते फ्लो के अंदर हम पहले एग्जांपल दे जाते हैं, बाद में इलेबोरेट कर जाते हैं. तो उसका हल मैंने ये रखा हुआ है 4 पेन. यानी जब आप अपने ऐसे लिखने बैठें तो अपने जहन में रखें कि मैंने अपने ऐसे का जो टॉपिक्स एंड टेंस है वो मैंने ब्लैक से लिखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो. जो इलेबोरेशन है वो ग्रीन से लिखनी है, जो प्रूफ है मैंने रेड से लिखना है, और जो कंक्लूडिंग लाइन है वो ब्लू से लिखनी है. तो जब आप इसकी 4-5 एसेज में प्रैक्टिस करते हैं, 4 अलग अलग पेन यूज करके प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 4 ऐसे आप ऐसे लिख लें तो आपका ये स्ट्रक्चर सीधा हो जाता है. ठीक है जी. मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स एंड टेंसेस देने वाला हूँ, ऑनलाइन वालों को भी और फिजिकल वालों को भी. कल आप मुझे लिख के ये चेक करवाएंगे. मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स एंड टेंसेस लिखने लगा जिन पे आपने मुझे कल इस स्ट्रक्चर के मुताबिक पैराग्राफ लिख के चेक करवाना. पहला लिखें, सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ. सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ बिकॉज ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है. पहले आपने टॉपिक सेंटेंस, देन आपने इलेबोरेशन लिखनी है इसकी, देन इसके ऊपर आपने प्रूफ देना है, एंड प्रूफ के बाद आपने इसको कंक्लूड करना है. सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ बिकॉज ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. दूसरा लिख लें, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटीज मेक्स देम अ बेटर प्लेस टू लिव एज कंपेयर टू द विलेजेस. द इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले मैंने एजुकेशन बताया, दूसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर बताया. तीसरे पे लिख लें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर abundant in cities while villages have a few opportunities. तीसरा, यानी 3 चीजें मैंने बताई हैं, इनको सेंटेंसेस को आप लोगों ने खुद रिफ्रेज करना है, खुद इन पे आपने टॉपिक सेंटेंसेस बनाने हैं. नंबर 1 पे मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 हेल्थ या एजुकेशन बताया, तीसरा मैंने आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. 3 पैराग्राफ का लिख के मुझे चेक करवाने हैं बॉडी पैराग्राफ के. जब आपके बॉडी पैराग्राफ्स ठीक हो जाएंगे, ऑनलाइन वालों भी सुन लो, जब बॉडी पैराग्राफ्स ठीक हो जाएंगे देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. अभी सिर्फ ये 3 पैराग्राफ कल के लिए आपके होमवर्क में शामिल हैं. तो थैंक यू वेरी मच. जो क्यूरीज हैं आप लोगों की वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं. मैं इनको क्लास से फ्री होकर रात को लेट नाइट वॉइस नोट की शक्ल में रिप्लाई कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच.